गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, मेंडल का थर्ड लॉ। आइए आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ, यानी कि मेंडल के नियमों से विचलन। यानी कहाँ कहाँ पर कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स दिखाई दिए हैं जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते हैं, यानी कि एक्सेप्शन है, मेंडल के नियमों के अपवाद माने जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज कार्ल कोरेंस ने की थी। किसने में? स्नैपड्रैगन में, या कहें मिराबिलिस जलापा। इवनिंग 4 o'clock प्लांट, शाम को खिलता है, पिंक कलर का फ्लावर होता है। इसमें ये देखा गया कि जो फ्लावर कलर के लिए, फ्लावर में इनका जो फ्लावर है, इस फ्लावर में दो प्रकार के कलर पाए जाते हैं। एक रेड कलर का होता है और एक पिंक वाइट कलर का फ्लावर होता है। तो देखें यहाँ पर बच्चों, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें दो प्रकार का फ्लावर होगा। एक होता है रेड फ्लावर और एक होता है वाइट फ्लावर। अब रेड फ्लावर जो है ये डोमिनेंट होता है। क्या होता है? ये डोमिनेंट होता है और ये है रिसेसिव, ऐसा हम मान करके चलते हैं। और रेड के लिए जो फैक्टर है कैपिटल आर, और वाइट के लिए फैक्टर को हम कह देते हैं स्मॉल आर। अब दो को लेते हैं, ये भी प्योर है अपने कैरेक्टर के लिए और ये भी प्योर कैरेक्टर होते हैं, यानी कि ये पेरेंट जनरेशन। और दोनों का जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में, और हम क्या कार्ल कोरेंस ने करा करके देखा, F1 जनरेशन में इनको ना तो मिलना क्या चाहिए था, डोमिनेंट वाला मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जब हम टाल और डॉर्फ को कराते थे तो पहले हमको यहाँ पर F1 जनरेशन में टाल मिलता था, तो यहाँ पर हमें मिलना क्या चाहिए था, रेड मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ना तो रेड मिल रहा है ना वाइट मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, पिंक मिल रहा है। यानी कि ये वाला वाइट के ऊपर, रेड वाला वाइट के ऊपर डोमिनेंट तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं डोमिनेंट है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, या कहें कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है। वाइट वाला भी अपना कैरेक्टर थोड़ा बहुत शो करता है और दोनों कैरेक्टर एक में मिक्स हो जाते हैं और एक तीसरा कैरेक्टर पिंक कलर बनकर तैयार हो जाता है। अब देखें, F1 जनरेशन को जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर देखिए क्या निकल के आता है। आपको पता है कि दो प्रकार के गैमीट बनेंगे। इधर वाला हम मेल को डिनोट करेंगे, इधर फीमेल से डिनोट करेंगे। ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, दो प्रकार के, ये दोनों अलग हो जाएंगे, दो प्रकार के गैमीट बनेंगे। यहाँ भी कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों को मिला देते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए बच्चों, ये चूँकि दोनों कैपिटल आर हैं, आप पेरेंट पर जाइए, दोनों कैपिटल आर हैं तो कैसे बन जाते हैं, ये रेड कलर बन दे देगा। और ये वाला और ये वाला दोनों में देखिए ये हेटेरोजाइगस हैं, या आप ऐसे कहें हाइब्रिड प्लांट हैं। और हाइब्रिड प्लांट F1 जनरेशन में कैसा, कौन सा कलर दे रहे थे, पिंक फ्लावर दे रहे थे, तो दो कैसे दे देंगे, ये पिंक फ्लावर दे देंगे। और ये वाला होमोजाइगस अपने, यानी कि प्योर हैं और रिसेसिव कैरेक्टर शो करेगा, यानी कि यहाँ पर वाइट कैरेक्टर शो करेगा। अब देखिए, एक्चुअली में मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था तो उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये हम मेंडल के नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। जीनोटाइप 1:2:1 निकल के आया था, आप लोग पलट करके कापी देख लेंगे अपना। और फिनोटाइप जो निकल के आया था वो 3:1 निकल के आया था, यानी कि 3 प्लांट कैसे थे, टाल थे, और एक प्लांट कैसा था, ड्वार्फ था। ध्यान दीजिए, याद करिए आप लोग। और जीनोटाइप रेशियो ये निकल के आया था। लेकिन देखें यहाँ पर क्या होता है कि मेंडल के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। देखें यहाँ पर जो जीनोटाइप निकल के आ रहा है, जीनोटाइप तो सेम वही 1:2:1 निकल के आ रहा है, जबकि फिनोटाइप रेशियो भी एक प्लांट रेड है जबकि दो प्लांट पिंक कलर का है,
और एक प्लांट कैसा है, वाइट कलर का है, यानी जीनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो भी 1:2:1, यानी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों समान हैं। इसका मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी मेंडल के पहले नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है। इसी को कहते हैं मेंडल के नियमों से विचलन या डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोडोमिनेंस की, समप्रभाविता। तो इसके बारे में आप ऐसे समझें, मैं बता रहा हूं आपको कि आप ह्यूमन ब्लड ग्रुप जानते हैं, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो ह्यूमन ब्लड ग्रुप का है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में आपको पता है कि ब्लड में आरबीसी भी पाई जाती हैं और डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती हैं। तो अगर ये अब मान लीजिए कि ये आरबीसी की सेल्स हैं और आरबीसी की सेल्स में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है, सरफेस पर पाई जाती हैं बच्चों, सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है एंटीजन। अब ये एंटीजन दो प्रकार का हो सकता है, एंटीजन ए, या फिर ऐसा हो सकता है कि एंटीजन ये बी हो सकता है, या फिर एंटीजन ए बी दोनों हो सकता है। यानी कि इसके सरफेस पर जो प्रोटीन पाई जाती है उसे एंटीजन कहेंगे। एंटीजन तीन कॉम्बिनेशन में, एंटीजन या तो एंटीजन ए अकेला होगा, एंटीजन बी अकेला हो सकता है, या एंटीजन ए बी दोनों हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं, इस एंटीजन को डिटरमाइन करने के लिए आपको पता है एक कैरेक्टर के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि एंटीजन है, एंटीजन, इन तीनों एंटीजन को डिटरमाइन करने के लिए एक जीन जिम्मेदार है जिसको कहते हैं आई। अब इस आई के कई रूप हैं, जिस प्रकार से कैपिटल टी और स्मॉल टी आपने पढ़ा था कि लंबाई का जो लक्षण है वो एक लक्षण है टाल और एक है ड्वार्फ, यानी कि टाल को डिटरमाइन करने के लिए कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। ठीक उसी प्रकार से एक जीन के देखिए दो एलील थे यहाँ पर, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक जीन के दो एलील, यानी दो नहीं बल्कि यहाँ पर तीन एलील आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि एक एलील होता है, एक रूप है आई ए और एक है आई बी और दूसरा है आई, इसे ओ कह लें या जीरो कह लें। और यदि आपके एनसीईआरटी के बुक में कैपिटल आई ना कह करके यहाँ पर स्मॉल आई सीधा लिखा, आप कुछ भी कह सकते हैं, कैपिटल आई ओ कह दें या स्मॉल आई कह दें, दोनों माना जाएगा, ठीक है। तीन प्रकार के एलील हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, यानी एक ही जीन के तीन रूप हैं। तीन हम अभी तक आप पढ़ते चले आए हैं, एक जीन के दो रूप होते हैं, यानी कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, कैपिटल आर बताया, स्मॉल आर बताया, कैपिटल वाई बताया तो स्मॉल वाई बताया, ठीक है। ये आप पढ़ते चले आए हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक जीन के तीन एलील देख रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों एलील जो हैं आई, कैपिटल आई और कैपिटल बी, यानी आई ए आई बी, ये दोनों डोमिनेंट हैं किस पर, स्मॉल आई पर। कैसे हैं, डोमिनेंट हैं, ये दोनों डोमिनेंट हैं। यानी कि जब स्मॉल आई कैपिटल आई के साथ होगा तो स्मॉल आई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जब स्मॉल आई कैपिटल बी के साथ होगा तो स्मॉल आई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। आपको पता है कि किसी भी एनिमल में, किसी भी मनुष्य में हमेशा इन दोनों में से कोई दो होगा, तीन है, तीन में से कोई दो होगा। अब इनके कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कैसे हो सकता है। देखें, या तो ऐसी संभावना है कि ये पोजीशन आ जाए, या फिर ऐसा संभावना है कि आई ए और स्मॉल आई के साथ में कॉम्बिनेशन बन जाए। ऐसी भी संभावना है आई ए आई
बी के साथ कॉम्बिनेशन बन जाए। अब बी वाले के लिए देख लेते हैं, आई बी है और हो सकता है कि ये इस प्रकार से किसी एनिमल में पाया जाए। ये भी संभव है कि किसी ऑर्गेनिज्म में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आ जाए। ये भी संभावना है कि इस प्रकार का कॉम्बिनेशन यानी कि 2, 2, 4, 2, 6 कुल 6 प्रकार के कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। अब देखिए बच्चों कि आई ए है, तो यहाँ पर जो एंटीजन बनेगा, एंटीजन, ये एंटीजन आई ए एंटीजन के लिए जिम्मेदार है, आई बी एंटीजन के लिए जिम्मेदार है, जबकि स्मॉल आई के द्वारा किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं बनता है। तो अब देखें कि जिसमें यह जीन पाई जाएगी, चूँकि दोनों डोमिनेंट हैं, तो यहाँ पर एंटीजन कौन सा बन जाएगा, ए। और अगर ये जीन पाई जाती है कॉम्बिनेशन, तो देखें ये वाला डोमिनेंट हो जाएगा और ये रिसेसिव हो जाएगा। स्मॉल आई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर एंटीजन कौन सा हो जाएगा, कैप ए, एंटीजन ए डेवलप होगा। यहाँ पर देखें चूँकि दोनों डोमिनेंट जीन है, इसलिए यहाँ पर एंटीजन बी निकल के आएगा। यहाँ पर भी यहाँ पर एक ए है और एक बी है, तो यहाँ पर देखें यही खास कैरेक्टर है, यही है ए बी को डोमिनेंस का एग्जाम्पल। हमने को डोमिनेंस यानी समप्रभाविता हम आपको पढ़ा रहे हैं। और समप्रभाविता का मतलब जब दो प्रभावी जीन एक साथ होते हैं तो दोनों एक दूसरे पर प्रभावी नहीं होते हैं, यानी कि समान रूप से प्रभावी होते हैं, समान रूप से अपना लक्षण प्रकट करते हैं। अब देखें यहाँ पर ए भी है और बी है, दोनों अपना एंटीजन बना रहे हैं। ए एंटीजन बन रहा है, बी एंटीजन बन रहा है, मतलब कि अगर ये आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पसेल्स हैं, तो इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन ए भी बनेगा, एंटीजन बी भी बनेगा। चले यहाँ देख लें, यहाँ पर आपको पता है कि दोनों डोमिनेंट बी हैं, तो यहाँ पर एंटीजन बनेगा बी। यहाँ पर देखें एक अप्रभावी और एक प्रभावी, यानी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो यहाँ पर भी एंटीजन बनेगा क्या, बी। हम कैपिटल स्मॉल आई के बारे में हम बता चुके हैं आप लोगों से कि स्मॉल आई एलील किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं डेवलप करेगा, तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, नील, किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं बनता है। अब देखिए बच्चों, यहीं पर हम आपको पूरा ब्लड ग्रुप भी पढ़ा दे रहे हैं, समझ जाइए आप लोग। एंटीजन, और आपको पता है किसी भी एंटीजन के लिए शरीर में बनती हैं एंटीबॉडी, लेकिन यहाँ पर ब्लड ग्रुप के केस में थोड़ा डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनेगी ए, लेकिन अगर इसमें एंटीबॉडी ए बन गई तो एंटीजन और एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी एंटीजन को मार डालेगी, और जब मार डालेगी तो ब्लड आरबीसी टूट करके नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जिस मनुष्य में एंटीजन ए पाया जाता है उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ पर एंटीबॉडी ए होती तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में भिड़ जाते, लड़ जाते, क्लम्प कर जाते, और एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट कर देती, यानी कि एक दूसरे प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, सेम एंटीबॉडी नहीं। अब देखें जहाँ पर एंटीजन ए है वहाँ पर एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। यहाँ पर देखें दोनों प्रकार की एंटीजन हैं, तो जब दोनों प्रकार का एंटीजन है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इनमें देख लीजिए, इसमें पाया जाता है एंटीबॉडी ए क्योंकि एंटीजन बी है, यहाँ भी एंटीबॉडी पाया जाएगा क्या, ए, क्योंकि एंटीजन बी है। यहाँ पर चूँकि कोई एंटीजन नहीं है इसीलिए इनमें एंटीबॉडी पाई जाती है कौन सी, ए एंड बी बोथ, दोनों पाया जाता है। अब देखें ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वो एंटीजन के रिस्पेक्ट में होता है, यानी कि जब हम ब्लड ग्रुप देखते हैं तो यहाँ पर एंटीजन कौन सा था, ए, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, ए। यहाँ एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप कैसा, ए।
एंटीजन कैसा AB, तो ब्लड ग्रुप कैसा हुआ AB। यहाँ पर क्या हो जाएगा B, और यहाँ पर इनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा B। अब इस प्रकार से यहाँ पर देखें, यहाँ पर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो इनके ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं O ब्लड ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आई आप सब लोगों को बच्चों कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, ये इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आप दो चीज़ें देख लें। कोडॉमिनेंस में सिर्फ आपको इतना बताना होता है कि दोनों जीन देखिए कैपिटल I और कैपिटल B जब दोनों एक साथ आते हैं तब दोनों अपने अपने प्रभाव को एक्सप्रेस करते हैं, कोई एक दूसरे पर डोमिनेंट नहीं होता। जबकि मेंडल के नियमों के आधार पर, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के नियम के आधार पर इन दोनों में से किसी एक एलील को एक्सप्रेस करना चाहिए था, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है। एक ही जीन के दो रूप हैं, दोनों एलील हैं, लेकिन दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए इनको कहते हैं समप्रभाविता या कोडॉमिनेंस। अब एक बात और समझ ले, यहीं पर एक आता है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म। अब मल्टीपल यानी कि आपको पता है कि एक जीन के हमेशा दो एलील होते हैं, जैसे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r आपने पढ़ा, कैपिटल Y स्मॉल y आप पढ़ा, यानी एक जीन के दो एलील। लेकिन मल्टीपल यानी कि मोर देन टू एलील, व्हेन ए जीन कंटेन मोर देन टू एलील इन ए पॉपुलेशन। आपको पता है एक जीन में तो एक एनिमल में केवल दो ही हो सकते हैं, लेकिन अगर पॉपुलेशन में किसी एक जीन के दो से अधिक एलील पाया जाए तो इसको कहा जाता है मल्टीपल एलिलिज्म। जैसे ब्लड ग्रुप के केस में आप देखें, IA, IB और स्मॉल I, तीन एलील पाए जाते हैं। अब तीनों एक में नहीं हो सकते, किसी एक मनुष्य में दो ही होंगे, और वो दो का कम्बिनेशन इनमें से कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी, कोई भी हो सकता है। लेकिन पॉपुलेशन में, समाज में तीन प्रकार के एलील हैं, मोर देन टू एलील हैं, इसी को कहते हैं मल्टीपल एलील, इनको कहेंगे मल्टीपल एलील। और इस प्रकार के मल्टीपल एलील का पाया जाना क्या कहलाएगा, मल्टीपल एलिलिज्म। आशा करते हैं बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो आप अपना नोट्स पढ़िए और वीडियो से समझिए। अगर कहीं समस्या आए तो आप पूछिएगा, हम उस समस्या का निराकरण करेंगे। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि हम भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहें, अदरवाइज़ हम बंद ही कर देंगे बनाना। ओके बच्चा, थैंक यू।